पहला एडिटोरियल है भारत की विदेश नीति के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में, संघाई सहयोग संगठन के बारे में और भारत और चीन के रिश्तों के बारे में। दूसरा एडिटोरियल है अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान में एक तीव्र भूकंप आया है। अफगानिस्तान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में काफी बड़ा भूकंप है, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो शुरू करते हैं। अगर आपने पिछले सारे एडिटोरियल्स पढ़े होंगे तो आपको जानकारी होगी, आपको याद होगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफी उथल पुथल चल रही है, काफी ड्रामा चल रहा है। भारत और चीन के संबंध उतने अच्छे नहीं थे। 2020 में गलवान में दोनों देशों की सेनाओं के बीच में झड़पें हुई थी, कई सैनिकों की जान चली गई थी। तब से चीन और भारत में बातचीत बंद है। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी चीन ने पाकिस्तान की काफी मदद की थी। एक तरफ चीन था और दूसरी तरफ अमेरिका। भारत और अमेरिका की दोस्ती बढ़ रही थी, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी बढ़ रही थी और पर्सनल लेवल पर भी बढ़ रही थी। दोनों देशों के नेताओं ने एक दूसरे के लिए भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किए थे, काफी बड़े पैमाने पर स्वागत भी हुआ था। लेकिन अमेरिका ने अपने हितों को साधने के लिए भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। टैरिफ के बारे में पिछले एडिटोरियल्स में हम बात कर चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं टैरिफ क्या है, क्यों है, कैसे लगाया गया है, क्यों लगाया गया है, अमेरिका भारत पर टैरिफ क्यों लगा रहा है। सारी बातें हमने काफी डिटेल में वहां पर की थी। अमेरिका टैरिफ लगाकर भारत पर दबाव बनाना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका से टैरिफ कम करे। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे और अमेरिका चाहता है कि भारत एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करे, ताकि अमेरिका भारत में ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट कर सके। भारत सरकार ने अपने यहाँ के यानी भारत के किसानों की आर्थिक सुरक्षा के लिए बाहर से आने वाले एग्रीकल्चर गुड्स पर काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगा कर रखा है। इन शॉर्ट, अमेरिका चाहता है कि वो जैसा कहे वैसा भारत करे, लेकिन भारत एक संप्रभु देश है। हम अपने हितों के लिए, अपने देश के लिए जो भारत के पक्ष में सही होगा वही करेंगे। भारत सरकार भी ऐसा ही कर रही है। अमेरिका का रवैया देखकर भारत और चीन में फिर से बातचीत शुरू हो गई है। भारतीय प्रधानमंत्री जापान गए और फिर जापान के बाद चीन गए। चीन में संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन था। शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया, भारत का प्रतिनिधित्व किया और भारत की बात रखी। इस यात्रा से एक साफ संकेत गया है पूरे विश्व में, और यह संकेत है कि भारत की जो विदेश नीति अमेरिका केंद्रित थी, अब उसमें काफी बदलाव आ रहा है, बदलाव नजर आ रहा है। चीन से बातचीत शुरू हो गई है, दोनों देशों के नेताओं के बीच बात हुई है, शांति स्थापित करने पर सहमति बनी है, व्यापार घाटे को लेकर भी बात हुई है और भी बहुत सारी बातें हुई हैं, आगे हम देखेंगे। कुछ दिनों पहले तक भारत की विदेश नीति में अमेरिका सबसे बड़ा दोस्त नजर आ रहा था और चीन सबसे बड़ा दुश्मन नजर आ रहा था। लेकिन विदेश नीति में ओनली इंटरेस्ट इज परमानेंट ही चलता है। जो हमारे देश के लिए सही होगा, जो हमारे देश के लिए फायदेमंद होगा, जो हमारे देश की जनता के लिए फायदेमंद होगा, वही चलता है और वही चलेगा। प्रधानमंत्री 7 साल बाद चीन गए हैं। 2020 के बाद पहली द्विपक्षीय बैठक हुई है। प्रधानमंत्री ने 3 साल बाद एससीओ के शिखर सम्मेलन में भाग लिया है, जबकि एससीओ का शिखर सम्मेलन हर साल होता है। यहाँ एससीओ इसलिए जरूरी है क्योंकि एससीओ को पश्चिम विरोधी समूह की तरह देखा जाता है। जैसे चीन क्वाड को चीन विरोधी समूह मानता है, वैसे ही अमेरिका और उसके दोस्त एससीओ को उनका विरोधी समूह मानते हैं, क्योंकि इसमें चीन और रूस हैं, दोनों प्रमुख देश हैं इस संगठन के। दोनों ही पश्चिम विरोध की राजनीति करते हैं और अब तो इसमें ईरान और बेलारूस जैसे देश भी शामिल हो गए हैं। जब भारत के अमेरिका से अच्छी दोस्ती थी, तब चीन और एससीओ से भारत की दूरी बनी हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री पिछले 3 सालों से एससीओ की समिट में भी नहीं गए थे। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि ट्रंप ने ही भारत को और चीन को एक साथ आने के लिए मजबूर किया है। एससीओ के सम्मेलन से भारत के प्रधानमंत्री मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक तस्वीर सामने आई है। इसमें सभी लोग बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, काफी अच्छे संबंध नजर आ रहे हैं। तो इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफी चर्चाएं भी हो रही हैं। भारत, रूस और चीन को सामूहिक रूप से आरआईसी समूह के रूप में जाना जाता है।
हालांकि यह कोई आधिकारिक समूह नहीं है, लेकिन फिर भी इस समूह को एक ऐसे समूह के रूप में देखा जाता है जिसके पास सामर्थ्य है, जो पश्चिमी दुनिया को प्रतिस्पर्धा दे सकता है, पश्चिमी दुनिया को टक्कर दे सकता है। हालांकि भारत और चीन में अक्टूबर 2024 से ही बातचीत चल रही थी। एलएसी पर सैनिकों की वापसी को लेकर बात हुई थी, सीमा समाधान प्रक्रिया को तेज करने पर भी बात हुई थी, और अब प्रत्यक्ष उड़ानों की बहाली को लेकर सहमति बनी है। वीज़ा सुविधाओं को बढ़ाने पर भी बात हुई है, आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर बात हुई है, और विश्व व्यापार को स्थिरता प्रदान करने पर भी सहमति बनी है। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और संवेदनशीलता पर आधारित संबंधों की बात कही है। वहीं राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ड्रैगन और हाथी को एक साथ आने का आह्वान किया है। ड्रैगन यानी चीन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ड्रैगन चीन को कहा जाता है और हाथी भारत को कहा जाता है। जैसे हमने बात की थी कि कुछ दिनों पहले तक यह संभव भी नहीं था कि दोनों देश बातचीत भी करते, लेकिन अब दोनों देश साथ आए हैं, मीटिंग की है, भारत ने एससीओ में भाग भी लिया है। तो कुछ दिनों पहले तक तो यह सोचना संभव भी नहीं था, लेकिन इस काम को अमेरिका ने संभव कर दिखाया। इसी बहाने दोनों देश अपने अपने बीच के झगड़े, अपने बीच की असहमतियां भूलकर आगे बढ़े हैं। कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन दोनों देश अपने झगड़े भूल गए हैं और यहाँ पर फिर से बातचीत शुरू हुई है। जैसे चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद की थी। चीन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को जगह नहीं देना चाहता। चीन परमानेंट मेंबर है, भारत भी परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, लेकिन चीन इसका विरोध करते आया है, काफी लंबे समय से विरोध कर रहा है। एनएसजी ग्रुप में यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भी भारत का विरोध कर रहा है चीन चाहता है कि भारत न तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा बने और न ही एनएसजी ग्रुप का हिस्सा बने। यहाँ तक कि जब भारत पाकिस्तान के आतंकवादियों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के लिए पहल करता है, तब भी चीन इसका विरोध करता है या फिर साथ नहीं देता। तो फिलहाल जो परिस्थितियां हैं उनके बहाने दोनों देश बातचीत के टेबल तक आ पहुंचे हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन समाप्त हो गया और सम्मेलन के बाद एक घोषणा पत्र जारी हुआ। चूंकि सम्मेलन तियानजिन में हुआ था, इसलिए घोषणा पत्र को तियानजिन घोषणा पत्र कहा जा रहा है। तो तियानजिन घोषणा पत्र में आतंकवाद की निंदा की गई है। भारत तो हमेशा से ही दुनिया भर के देशों से आतंकवाद के खिलाफ समर्थन मांग रहा है। न केवल भारत में आतंकवाद, बल्कि दुनिया भर में किसी भी प्रकार के आतंकवाद की भारत निंदा करता है। भारत हमेशा से किसी भी प्रकार के आतंकवाद का समर्थक नहीं रहा है, उसका विरोधी रहा है। पहलगाम के आतंकवादी हमले का भी जिक्र किया गया है तियानजिन घोषणा पत्र में। इसमें पाकिस्तान दुनिया भर में अलग थलग खड़ा नजर आया। इसको भारत की एक कूटनीतिक बढ़त मान सकते हैं, लेकिन चीन तो चीन है, पाकिस्तान का दोस्त है। पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और पाकिस्तान के सुरक्षा बलों की ट्रेन पर जो हमला हुआ था उसकी भी निंदा की। इस हमले के पीछे बलूचिस्तान का हाथ माना जाता है। साथ ही गजा और ईरान की स्थितियों को लेकर भी चिंता जताई गई है तियानजिन घोषणा पत्र में। भारत ने BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मामले में अपनी असहमति दर्ज कराई है और अपना विरोध बनाए रखा है। भारत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विरोध कर रहा है क्योंकि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, वो पीओके से होकर गुजरता है और पीओके भारत की जमीन है। चीन को इस बात को समझना चाहिए कि भारत की संप्रभुता पर हमला करना उसके हित में नहीं है, दोनों देशों के संबंधों के हित में नहीं है, और इस तरह से पाकिस्तान को बार बार शरण देना बंद करना चाहिए। इस मौके पर एससीओ विकास बैंक बनाने पर भी बात की गई है। जैसे ब्रिक्स बैंक है, वैसे ही यह भी एक बैंक होगा जिससे सदस्य देश ऋण ले सकते हैं और अपनी परियोजनाओं को वित्त पोषित कर सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने सिविलाइजेशनल डायलॉग शुरू करने की बात की है। इस तरह की वार्ताएं दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करेगी। यह एक तरीका होता है दोनों देशों को आपसी संबंध मजबूत करने का, करीब लाने का। चूंकि इसमें सरकारें सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं होती, तो इसे ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहा जाता है। भारत के प्रधानमंत्री एससीओ शिखर सम्मेलन के बाद लौट आए हैं। एससीओ प्लस समिट में भी भाग ले सकते थे, लेकिन उन्होंने भाग नहीं लिया। इसमें वे भारत के पड़ोसी देशों से और ग्लोबल साउथ के देशों के नेताओं से बातचीत कर सकते थे, लेकिन भारत ने इसमें भाग नहीं लिया है। हालांकि दौरा अंततः उत्पादक रहा, सकारात्मक रहा।
पहला एडिटोरियल खत्म। एक बार फिर से देख लेते हैं कि एडिटोरियल में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो पहली बात तो यही है कि भारत के प्रधानमंत्री 7 साल बाद चीन गए हैं। 3 साल बाद एससीओ के शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। 2020 के बाद से ही दोनों देशों के बीच में यानी भारत और चीन के बीच में तनातनी थी, गतिरोध बना हुआ था, अबोला था। दोनों देश एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, सीधी फ्लाइट नहीं चल रही थी। पर अब 7 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री ने चीन की यात्रा की है। यह एक सकारात्मक कदम है दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों को संबंधों को लेकर। भारत के प्रधानमंत्री ने एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। तो एससीओ को पश्चिमी विरोधी समूह माना जाता है, क्योंकि इसमें पश्चिम की मुखालफत करने वाले, पश्चिम का विरोध करने वाले, पश्चिम से प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रमुख देश शामिल है। चीन शामिल है और रूस शामिल है, अब ईरान भी शामिल हो गया है इसमें। भारत और चीन में अक्टूबर 2024 से ही बातचीत चल रही थी। एलएसी पर सैनिकों की वापसी को लेकर बात चल रही थी। प्रत्यक्ष उड़ान शुरू करने पर भी बात हो रही है। 2020 के ही बाद से भारत और चीन के बीच में प्रत्यक्ष उड़ानें बंद हैं, डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर भी सहमति बनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता पर आधारित संबंधों की बात कही है। वहीं राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ड्रैगन और हाथी को साथ आने का आह्वान किया है। भारत और चीन के बीच में जो बातचीत शुरू हुई है उसमें अमेरिका फैक्टर काम कर रहा है, क्योंकि यूएस ने भारत पर टैरिफ लगाया है, चीन पर भी टैरिफ लगाया है। भारत और अमेरिका के बीच में विश्वास नहीं बन पा रहा है, इसलिए भारत ने चीन के साथ सहयोग करने का विकल्प चुना है। एससीओ सम्मेलन के बाद कुछ घोषणाएं हुई हैं। पहली घोषणा है कि सीमा पार आतंकवाद को लेकर कड़ी निंदा की गई है। पहलगाम और बलूचिस्तान के आतंकी हमलों पर दुख जताया है। गजा और ईरान की स्थितियों पर भी चिंता व्यक्त की गई है। इस बीच बीआरआई को लेकर भारत का विरोध बना हुआ है। भारत सीपेक का विरोध करता है, क्योंकि सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर योजना में पीओके भी एक हिस्सा है। पीओके से होकर यह योजना गुजरने वाली है। तो भारत इस क्षेत्र को अपना हिस्सा मानता है और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध कर रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एससीओ डेवलपमेंट बैंक का सुझाव दिया है और प्रधानमंत्री मोदी ने सिविलाइजेशनल डायलॉग शुरू करने की बात कही है, जो कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी के अंतर्गत आता है। हालांकि सब कुछ अच्छा नहीं है, पुरानी चिंताएं वैसी ही बनी हुई हैं। क्या क्या चिंताएं हैं? चीन पाकिस्तान का समर्थन करता है, उसका साथ देता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी उसका साथ दिया था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट को लेकर भी दोनों देशों में असहमतियां हैं। चीन नहीं चाहता कि भारत यूएनएससी में हिस्सा बने। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भी चीन भारत का विरोध करता है। अभी तक इन दोनों संगठनों में चीन ने भारत को मेंबर बनने नहीं दिया है। भारत ने सिर्फ एससीओ समिट में भाग लिया है, एससीओ प्लस समिट में भाग नहीं लिया है। यदि भारत एससीओ प्लस समिट में भी भाग लेता तो दूसरे एशियाई देशों के साथ, खासकर भारत के पड़ोसी देशों के साथ और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ भी बातचीत करने का मौका मिलता। पॉइंट यही है कि भारत की विदेश नीति में थोड़ा बदलाव आया है। पश्चिम के देश यानी यूएसए पर भारत अपनी निर्भरता को कम कर रहा है। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ही शक्ति का केंद्र नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरी दुनिया सिर्फ एक देश के लिए काम कर रही हो और बाकी सभी देश अपने अपने हितों को मारकर सिर्फ एक देश के सामने झुके हुए हों। सभी देशों के अपने अपने हित हैं, अपनी अपनी सॉवरेनिटी है और अपने अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं। यहाँ तक हम 2 पड़ाव पूरे कर चुके हैं। पहले हमने एडिटोरियल देखा, उसके बाद हमने की पॉइंट्स देखे। अब हम देखेंगे मेंस के लिए एक सवाल, और सवाल यह है कि एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 भारत की विदेश नीति में बदलते रुझानों का प्रतीक है। इस कथन की विवेचना कीजिए। भारत चीन संबंधों एवं भारत की बहुध्रुवीय विदेश नीति, इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। इस सवाल के जवाब में हमें वही सारी बातें लिखनी है जो हम एडिटोरियल में पढ़ चुके हैं। एडिटोरियल में हमने यही बातें पढ़ी हैं कि एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत ने भाग लिया है। इसका साफ संकेत है कि भारत की विदेश नीति में बदलाव आ रहा है। भारत की अमेरिका और पश्चिम देशों पर निर्भरता कम करने की नीति पर अब चल रहा है। भारत चाहता है कि एक बहुध्रुवीय विश्व बने। शक्ति का केंद्र सिर्फ एक देश के पास ना हो, यानी सिर्फ अमेरिका के पास ना हो।
दुनिया भर में कई देश हैं जो मजबूती से उभरे हैं, जिनमें भारत है, चीन है, रूस है, अ, और भी कई, ब्राज़ील जैसे और भी कई देश हैं जो शक्ति का केंद्र बन सकते हैं और एक बहुध्रुवी विश्व का निर्माण कर सकते हैं। तो यही सब बातें हमें लिखनी है एडिटोरियल में, यही हमने पढ़ा भी है। चूंकि बार बार एससीओ की बात हो रही है तो एससीओ के बारे में कुछ फैक्ट्स देखना ज़रूरी है। एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या संघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, चीन में, संघाई में। स्थापना के समय इसे संघाई 5 कहा जाता था, क्योंकि इसमें चीन और इसके अलावा 5 और देश थे जिन्होंने मिलकर इस संगठन को बनाया था। इसमें शुरुआत में 2001 में चीन था, रूस था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, ताजिकिस्तान था और उज्बेकिस्तान था। तो संघाई यानी चीन और 5 यानी ये 5 देश इसमें हिस्सा थे, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अभी जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या है 10, और 10 देशों में ये 10 देश हैं चीन, रूस, भारत और पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनके अलावा ईरान और बेलारूस। भारत और पाकिस्तान इसमें 2017 में हिस्सा बने थे, 2023 में ईरान इसका मेंबर बना और 2024 में बेलारूस इसका मेंबर बना है। संघाई सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर है बीजिंग में, चीन में, और इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, स्थिरता लाना, आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के खिलाफ मुकाबला करना, आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी सहयोग करना। आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए इस संगठन ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया है जिसे रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर कहा जाता है, यानी रेड्स कहा जाता है। यह ताशकंद में स्थित है, ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। भारत एससीओ में 2005 में पर्यवेक्षक के रूप में जुड़ा था और 2017 से यह पूर्ण सदस्य है। एससीओ समिट 1 साल में एक बार होती है और दुनिया के अधिकांश देश बीआरआई का समर्थन करते हैं, लेकिन भारत इसका समर्थन नहीं करता। इस संगठन का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है कि दुनिया की लगभग 40% जनसंख्या और 30% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है यह संगठन, और पश्चिमी दुनिया के खिलाफ या पश्चिमी दुनिया की प्रतिस्पर्धा में यह संगठन मजबूती से खड़ा हुआ है। इसके बाद आता है एमसीक्यू का सेक्शन। एमसीक्यू देखते हैं। पहला सवाल है कि संघाई सहयोग संगठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है एससीओ का मुख्यालय मॉस्को, रूस में है। दूसरा स्टेटमेंट है कि एससीओ की आधिकारिक भाषाएं चीनी और रूसी हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके पूर्ण सदस्य बने। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्योंकि एससीओ का मुख्यालय बीजिंग में है, चीन में है, मॉस्को में नहीं है। एससीओ की आधिकारिक भाषाएं चीनी और रूसी हैं और भारत और पाकिस्तान 2017 में ही इसके पूर्ण सदस्य बने थे। दूसरा सवाल है कि एससीओ के रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यानी रेड्स का मुख्यालय कहाँ है, तो अभी हमने पढ़ा था ताशकंद में है, ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एससीओ का संस्थापक सदस्य नहीं है, तो उत्तर है भारत इसका संस्थापक सदस्य नहीं है। 2005 में ऑब्जर्वर और 2017 में यह एससीओ का फुल मेंबर बना है। चीन इसका संस्थापक सदस्य है, कजाकिस्तान भी है और रूस भी है। चौथा सवाल है कि एससीओ के बारे में सही कथन कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है एससीओ सदस्य देश विश्व की लगभग 40% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिल्कुल सही बात है। एससीओ में जितने भी देश हैं उनमें जो जनसंख्या है वो विश्व की 40% जनसंख्या है। दूसरा स्टेटमेंट है एससीओ सदस्य देश विश्व जीडीपी का लगभग 30% हिस्सा रखते हैं। बिल्कुल सही बात है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत एससीओ में शामिल होने वाला अंतिम सदस्य है। नहीं, इसका अंतिम सदस्य है बेलारूस। 2024 में बेलारूस एससीओ का सदस्य बना है। उससे पहले 2023 में ईरान एससीओ का सदस्य बना था। पांचवा सवाल है कि भारत एससीओ के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विरोध क्यों करता है। उत्तर हमें पता ही है, सीपेक के कारण। सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। भारत का मानना है कि सीपेक भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करता है, क्योंकि सीपेक पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है और पाक अधिकृत कश्मीर भारत की जमीन है, भारत की भूमि है। भारत की संप्रभुता पर एक हमले की तरह देखता है भारत सीपेक को, इसलिए इसका विरोध करता है। दूसरा एडिटोरियल है अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान में एक तीव्र भूकंप आया है, एक विनाशकारी भूकंप आया है 1 सितंबर को। 1400 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 3100 से भी ज्यादा लोग घायल हैं।
अमेरिका के भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग ने बताया है कि लगातार 2 झटके आए हैं। पहला झटका 6.3 तीव्रता का है और दूसरा झटका 4.7 तीव्रता का है। पहला झटका नंगरहार प्रांत के जलालाबाद के पास 8 किलोमीटर की गहराई में आया है और इसके बाद दूसरा झटका इससे लगभग 140 किलोमीटर दूर आया है। मैप पर देखें तो यह इलाका अफगानिस्तान के उत्तरवर्ती क्षेत्र में है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। यह कुनार प्रांत है और इसके नीचे है नंगरहार प्रांत। इन दोनों इलाकों में भूकंप का भीषण असर हुआ है। राहत काम चल रहा है, मलबे में लाशें दबी हुई हैं, लोगों को ढूंढने और लाशों को निकालने का काम जारी है। दुनिया के कई देशों ने राहत सामग्री भेजने की बात कही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा है तालिबान सरकार। दुनिया में अभी इक्का दुक्का देशों को छोड़कर तालिबान सरकार को किसी ने मान्यता नहीं दी है, इसलिए समन्वय करना मुश्किल हो रहा है। दुनिया के बड़े देश राहत सामग्री भेजने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में यह भी कह रहे हैं कि सामग्री तालिबान के हाथों नहीं दी जाएगी। सवाल है कि इस क्षेत्र में बार बार भूकंप क्यों आते हैं? क्योंकि जमीन से ऊर्जा निकलती है। कैसी ऊर्जा निकलती है? यह वैसी ही ऊर्जा है जो दो चीजों के आपस में टकराने या रगड़ खाने से निकलती है। यहाँ फिर से सवाल उठता है कि जमीन के अंदर किस चीज की टक्कर हो रही है? तो टक्कर हो रही है दो प्लेटों की, दो चट्टानों की, दो भूखंडों की। इस क्षेत्र में जमीन के ऊपर है हिंदू कुश पर्वत, और हिंदू कुश पर्वत एक प्रकार का फोल्डेड माउंटेन है। फोल्डेड माउंटेन यानी बलय पर्वत है, और बलय पर्वत या फोल्डेड माउंटेन बनते हैं फोल्डिंग से। फिर से सवाल उठता है कि किस चीज की फोल्डिंग से? जवाब है सेडिमेंट्स की फोल्डिंग से बनते हैं बलय पर्वत। सेडिमेंट्स फोल्ड होते हैं तो इनकी हाइट बढ़ती है, और हाइट बढ़ती है तो फोल्डिंग माउंटेन बनते हैं। फिर से एक सवाल, सेडिमेंट कहाँ से आया और फोल्ड क्यों हुआ? तो सेडिमेंट यानी तलछट, यानी धूल कण, मिट्टी, कंकड़ वगैरह वगैरह। सेडिमेंट्स आते हैं जमीन से और सागरों में आकर जमा हो जाते हैं, और जब दोनों तरफ से फोर्स लगता है तो यह सेडिमेंट ऊपर उठने लगता है और पर्वत बन जाता है। यहाँ पर इस मैप में यह यूरेशिया है, यह अफ्रीका है, और यह है इंडिया प्लेट या इंडियन प्लेट, और इसके बीच में है टेथिस सागर। इंडियन प्लेट कन्वेंशनल करंट के कारण उत्तर पूर्व की तरफ चलते हुए आई, और यूरेशिया प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में जमा हुआ सेडिमेंट हिमालय बन गया। हिंदू कुश भी हिमालय पर्वत का ही एक विस्तार है, यानी हिमालय पर्वत का ही एक हिस्सा है। यहाँ पर नीचे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में मिलती हैं, और इंडियन प्लेट लगातार उत्तर की तरफ बढ़ रही है, इसलिए टकराव हो रहा है और भूकंप आते हैं। अफगानिस्तान में पिछले 125 सालों में 7 से अधिक की तीव्रता के 12 भूकंप आ चुके हैं। 2023 में हेरात प्रांत में भूकंप आया था, 6.3 तीव्रता का भूकंप था। काफी बड़े पैमाने पर क्षति हुई थी, कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया था, और 1500 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस इलाके में भूकंप आते ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ दो प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं। जब दो प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं तो इस प्रकार की प्लेट बाउंड्री को अभिसारी प्लेट कहते हैं। अंग्रेजी में कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। यहाँ पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है, टूटती रहती है, इसलिए इसे विनाशी किनारा भी कहते हैं। इस इलाके में इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से टकरा रही हैं। दिल्ली भी इस क्षेत्र में ही पड़ता है, और यहाँ भूकंप के झटके यहाँ पर भी आते रहते हैं। दिल्ली में 2025 में 4.0 की तीव्रता का भूकंप आया था। हालांकि बड़े पैमाने पर हानि नहीं हुई थी, कोई नुकसान नहीं हुआ था। हमारे लिए यहाँ पर एक सीख है, और हम इस बात को चिली से सीख सकते हैं। जब भारत, अफगानिस्तान और नेपाल में भूकंप आते हैं तो भारी मात्रा में तबाही होती है, लेकिन इसी तरह के भूकंप चिली में भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर तबाही नहीं होती, और इसका कारण है भवन निर्माण संहिता यानी बिल्डिंग कोड और अर्थक्वेक रेसिस्टेंस बिल्डिंग डिजाइन। भूकंप प्रवण इलाकों में, यानी जिन इलाकों में भूकंप बार बार आते हैं और बार बार भूकंप आने की संभावना है, ऐसे इलाकों में बेस आइसोलेशन तकनीक, शियर वॉल, मोमेंट रेसिस्टेंट फ्रेम, डैम्पिंग सिस्टम जैसी तकनीकें भूकंप से होने वाले नुकसान की भरपाई को कम कर सकती है, जान माल के नुकसान को बचा सकती है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। भूकंप आया अफगानिस्तान में, लगभग 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 3100 से ज्यादा लोग घायल हैं। 8 किलोमीटर की गहराई के नीचे 6.3 तीव्रता का भूकंप आया है। हिंदू कुश वाले क्षेत्र में आए हैं, अफगानिस्तान के उत्तर पूर्वी इलाके में आए हैं। कुनार और नंगरहार प्रांत में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है।
अफगानिस्तान में वैसे ही साधन संसाधन और तकनीक की कमी है, ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि यहाँ पर तालिबान सरकार है और दुनिया के दूसरे देशों ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, इसलिए समन्वय करना मुश्किल हो रहा है। इस क्षेत्र में नीचे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का संगम है, एक दूसरे से टकरा रही हैं दोनों प्लेटें, इसलिए यहाँ पर बार बार भूकंप आते हैं, बार बार ऊर्जा निकलती है इस क्षेत्र से और यह क्षेत्र भूकंप प्रवण क्षेत्र बना हुआ है। आगे भी संभावनाएं हैं भूकंप आने की। पिछले 125 सालों में यहाँ पर 7 या 7 से अधिक तीव्रता के लगभग 12 भूकंप आए हैं और जिनसे बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। 2023 में भी हेरात में भूकंप आया था, उसमें भी कई लोगों की जानें गई थी, लगभग 1500 लोग मर गए थे। दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी भूकंप आते हैं, लेकिन बिल्डिंग कोड्स के कड़ाई से पालन करने के कारण और अर्थक्वेक रेसिस्टेंस टेक्नोलॉजी के कारण यहाँ पर बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चिली, क्योंकि चिली भी एक भूकंप प्रवण क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर भी 2 प्लेट मिलती है, लेकिन इन टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके चिली में होने वाले नुकसान को कम कर दिया है। वहाँ पर भूकंपों का इतना प्रभाव नहीं देखा जाता है जितना प्रभाव अफगानिस्तान में देखा गया है या नेपाल में देखा गया था, या आगे भी संभावना है इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग कोड्स को और अर्थक्वेक रेसिस्टेंस टेक्निक को अभी तक प्रायोरिटी नहीं दी गई है, प्राथमिकता नहीं दी गई है। यह एडिटोरियल हमें जो बात सिखाना चाह रहा है वह यह है कि बिल्डिंग कोड्स और अर्थक्वेक रेसिस्टेंस डिजाइन के कारण भूकंप के होने वाले प्रभाव को कम किया जा सकता है। इस तरह यदि बिल्डिंग बनाई जाती है तो भूकंप के प्रभाव को कम किया जा सकता है, नुकसान होने से बचाया जा सकता है। लास्ट में एमसीक्यू, और एमसीक्यू में पहला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि पी तरंगे ठोस और द्रव दोनों माध्यम से गुजर सकती हैं, और दूसरा स्टेटमेंट है कि एस तरंगे ठोस, द्रव और गैस सभी माध्यमों से गुजर सकती है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी सिर्फ एक सही है, क्योंकि पी तरंगे ठोस और द्रव दोनों से गुजर सकती हैं, लेकिन एस तरंगे सिर्फ और सिर्फ ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं। तरल माध्यम से भी एस तरंगे नहीं गुजरती। पी तरंगे वे तरंगे होती हैं जो किसी भूकंप आने पर सबसे पहले सरफेस पर पहुंचती हैं, एस तरंग इसके बाद पहुंचती है। इसलिए पी तरंगों को प्राइमरी या प्राथमिक तरंगे कहा जाता है और एस तरंगों को सेकेंडरी तरंगे कहा जाता है, क्योंकि ये बाद में आती हैं। पी तरंगे ठोस, द्रव दोनों माध्यमों से गुजर सकती है, एस तरंगे सिर्फ और सिर्फ ठोस माध्यम से ही गुजर सकती है। दूसरा सवाल है कि भारत के सिस्मिक जोन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों यानी 4 सिस्मिक जोन में बांटा गया है। बिल्कुल सही है, भारत को 4 सिस्मिक जोन में बांटा गया है, 2, 3, 4 और 5। दूसरा स्टेटमेंट है जोन 5th यानी कि 5वां जोन सबसे सक्रिय और भूकंप प्रवण क्षेत्र है। बिल्कुल सही बात है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि पश्चिमी घाट क्षेत्र जोन 5 में आता है। बिल्कुल नहीं, पश्चिमी घाट 5वें जोन में नहीं आता है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है। पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन ए सही है। तीसरा सवाल है कथन और कारण वाला, असर्शन और रीजन वाला। कथन है कि जापान में बार बार आने वाले भूकंप भी अपेक्षाकृत कम नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि जापान में भूकंप रोधी भवन संहिता यानी बिल्डिंग कोड्स का कड़ाई से पालन किया जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, क्योंकि कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। आपने बार बार न्यूज़ में सुना ही होगा कि जापान में भूकंप के झटके आते रहते हैं, बड़े पैमाने पर तबाही पहले होती थी, अब नहीं होती, क्योंकि जापान कड़ाई से बिल्डिंग कोड्स का पालन करता है और अब इतना नुकसान नहीं होता है। तो ऑप्शन ए सही है। चौथा सवाल है, 4 स्टेटमेंट है, कुछ घटनाएं दी हुई हैं। पहला स्टेटमेंट है कि 2001 का भुज भूकंप गुजरात में आया था। बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट 1935 का क्वेटा भूकंप वर्तमान पाकिस्तान में आया था। बिल्कुल सही है। 2015 का नेपाल का भूकंप 2015 के नेपाल के भूकंप ने भारत को भी प्रभावित किया था। बिल्कुल सही है, कुछ इलाकों को प्रभावित किया था। और 2004 की सुनामी इंडोनेशिया के सुमात्रा के पास आए भूकंप के कारण आई थी। ये बात भी बिल्कुल सही है। चारों बातें सही हैं। ऑप्शन है, सही उत्तर है ऑप्शन डी। पांचवा सवाल है असर्शन रीजन वाला। कथन है कि हिमालय क्षेत्र भूकंप प्रवण क्षेत्र है। भूकंप प्रवण क्षेत्र यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर बार बार भूकंप आते हैं और आने की संभावना है। कारण बताया गया है कि यह क्षेत्र भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के अभिसरण पर स्थित है, यानी कि कन्वर्जेंट बाउंड्री पर स्थित है। तो दोनों ही बातें सही है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। यहाँ पर यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट का कन्वर्जेंट जोन है, यहाँ पर दोनों प्लेटें मिलती हैं। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस गई है और वहाँ पर इनका टकराव होता है, भारतीय प्लेट टूटती है
और ये क्षेत्र भूकंप प्रवण क्षेत्र है। हिमालय क्षेत्र में बार बार भूकंप आते हैं, दिल्ली वाले इलाके में आते हैं, नेपाल में बार बार भूकंप आते हैं, अफगानिस्तान में आए हैं। तो ये वाला क्षेत्र भूकंप प्रवण क्षेत्र है, तो इसका कारण भी सही है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।